डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, और आज हम लोग एलटी ग्रेड का जो रिवीजन सीरीज चल रहा है उसी के तहत जो आपकी सरकार के जो अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनसे संबंधित बेहद बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को हम लोग रिवाइज करेंगे। लगभग आपके इससे 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि पॉलिटी का ये सेक्शन होता है, राज्य व्यवस्था का सेक्शन होता है। तो आइए जल्दी से हम लोग इसको पढ़ते हैं और देखिए केवल हम लोग इसको रिवीजन की दृष्टि से इसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा व्याख्या नहीं। और लगभग इसमें जो आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और साथ ही जो आपके आपातकालीन प्रावधान है, उनसे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है। तो ये चूँकि ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं, तो लगभग इसमें भी 3 साढ़े 300 लगभग 400 के आस-पास क्वेश्चन्स हैं। तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक? ज़्यादा हम लोग किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग विधिवत डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए इसको रिवीजन की दृष्टि से हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, वो भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, ये क्या है, अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से होता है, ना तो प्रत्यक्ष रूप से, ना ही इन दोनों सदस्यों के द्वारा अलग-अलग दिया गया ऑप्शन में, लेकिन अप्रत्यक्ष मतदान से होगा इसका राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा एक एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक? भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। अगर भारत के राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना है, तो कितने सदस्यों के द्वारा उसका अनुसमर्थन आवश्यक है? ये ज़रूरी है, कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं है? यानी जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग भाग भाग लेते हैं, उनमें से कौन लोग शामिल नहीं हैं? तो ये याद रखिएगा कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, लेकिन राज्य की विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से कोई विवाद है तो उस विवाद को किसे सौंपा जा सकता है? यदि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विवाद किसी को लगता है तो इसका समाधान भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट करेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं, सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक? तो अब चूँकि ये हाँ, ठीक है। 1, 3, 4 यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए कौन सा सही नहीं है? तो निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति पर अदा होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है और संवैधानिक उपबंध भी है। तो ऑप्शन डी सही नहीं है। निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन-कौन लोग होते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर आप देख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किस प्रकार? तो भारत के राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है, तो किसके द्वारा? संसद की एक विशेष महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है अनुच्छेद 61 के माध्यम से, उसी के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अभी हमने चर्चा की है, तो अनुच्छेद 61 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक गलत कथन है? ये सही नहीं है। तो वह संसद का एक संघटक भाग है, ये सत्य है। वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ऑप्शन बी जो है गलत है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त
बैठक को संबोधित करता है, ये सत्य है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन बी इसमें असत्य है, तो डी बी ऑप्शन राइट होगा। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो ये कम से कम 6 माह तक, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, कम से कम कितने माह के अंतर्गत? तो 6 माह के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी 16 का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु एक सांसद यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन क्या शर्तों, उसमें क्या बंद है कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता उसे छोड़नी होगी। ऑप्शन सी। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? तो याद रखिएगा, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, तो जो वरिष्ठतम सदस्य होंगे उस समय सुप्रीम कोर्ट के वो बनेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? 19। तो ये है आपका अनुच्छेद 57। नेक्स्ट है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए, तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो वो है आपका कौन सा अनुच्छेद? 123 के तहत जो अध्यादेश जारी करना था, उसमें थोड़ा-सा उन्होंने चाहा कि सुधार, लेकिन दोबारा भेजा तो 123 के तहत उनको अध्यादेश को स्वीकृति देनी पड़ी। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 है, और यहीं रखिए एक अनुच्छेद 143 भी याद रखिए, ठीक? ये भी, और अनुच्छेद 108 भी रखिए, और अनुच्छेद 74 और 75 इन सबको याद रखिए, और साथ ही 78 भी याद रखिए। बेहद महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद हैं आर्टिकल से संघीय कार्यपालिका से संबंधित। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? क्वेश्चन नंबर 24, अनुच्छेद 310। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य होना चाहिए। 25 ये है आपका रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? याद रखिए, ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नियुक्ति भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल और साथ ही प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है। और तो डी होगा उपयुक्त सभी। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करता है, लेकिन वो उपराष्ट्रपति का नहीं करता है। ऑप्शन ए। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 6 सप्ताह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है, एक तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, यानी जो
आपका किसी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री हो उसकी नियुक्ति, लेकिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति इनके द्वारा नहीं की जाती है। तो 1 और 3 यानी ऑप्शन सी सत्य है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। प्रश्न है कि आहूत की जाती है, याद रखिएगा, तो आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 31, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं? संसद के पटल पर किसको रखवाएं? तो एक संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को उनसे मतलब नहीं है। तो 1, 3, 4 यानी ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति की किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा, अगर लोकसभा को भंग करना है तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 34। तो ये 44वें संविधान संशोधन के तहत। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो है आपके एम हिदायतुल्ला। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए, द्वितीय राष्ट्रपति हुए। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा असामान्य होते हैं। तो 39 का राइट आंसर होगा वीवी गिरी। निम्न में से कौन सा वैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? 40 तो है आपका वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। तो वित्तीय बिल क्योंकि ये पुनर्विचार के लिए इसलिए नहीं लौटा सकता क्योंकि इसे पूर्व अनुमति ली जा चुकी होती है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, कैबिनेट जो मिनिस्ट्री होती है वो तैयार करती है। 42 भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह कौन सा बिल या विधेयक था? तो था आपका डाकघर संशोधन विधेयक। इनमें से कौन असंगत है? तो राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन और जवाहरलाल नेहरू इसमें से असंगत है क्योंकि ये 3 लोग आपके क्या हैं? राष्ट्रपति और ये प्रधानमंत्री हैं, तो डी असंगत है। नेक्स्ट है कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 46 है। तो प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है। ये कथन सत्य है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ऐसा है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य के से अधिक होता है, ये गलत है। तो केवल इसमें एक सत्य होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्यमंत्री कब मतदान के लिए योग्य नहीं होगा? जब उसने क्या वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो यानी विधान परिषद का सदस्य हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 है। तो इसमें से आपको सही कथन बताना है। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मतों का मूल्यांकन सभी निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों के बराबर कैसे होगा कि मतों का कुल मान बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। ऑप्शन दूसरा केवल सत्य है इसमें। राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? नहीं है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ये है आपका पढ़ा लिखा हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो।
राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अपने क्या? तो अपने पद ग्रहण के दिन से, जब वो पद ग्रहण किया उसी दिन से वो 5 साल तक कार्यकाल उसका रहेगा। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो कम से कम उसे 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक गण का तो भाग है, किंतु महाभियोग की अधिकरण का भाग नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये है आपका राज्यों की विधानसभाएं। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया कौन सी है? तो भारत के राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? बेहद महत्वपूर्ण है। तो यह अनुच्छेद 53। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है। 56 कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, ये गलत क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये कथन सत्य है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सत्य है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये कथन भी सत्य है। तो पहला गलत हुआ और दूसरा, तीसरा, चौथा सत्य है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? ये है आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो, तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है, यानी वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो है केवल राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? 59। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी, लोकसभा को भंग करना। नेक्स्ट है कि भारत का उपराष्ट्रपति आपको सही कथन बताना इसमें से। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, सत्य है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है, ये भी सत्य है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को निर्वहन करता है, ये सत्य है। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ये भी सत्य है। चारों कथन सत्य होंगे, तो डी सत्य होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? जिससे नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का मिलान कीजिए। तो कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? 61। तो ये होगा लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, 1 और 2, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? 62 कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, नहीं, ये गलत है। जनता के सदस्य की उसमें तो 25 वर्ष चाहिए ना, ये गलत है। 35 वर्ष चाहिए कम से कम। तो ये पहला आपका गलत है। ठीक। दूसरा, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है? बिल्कुल नहीं, फिर वही विधानसभा हो जाएगा, विधान परिषद। तो आयु का जो डिसमैच हो जाए वो। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, ये सत्य है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये भी सत्य है। तो पहला और दूसरा आपका गलत है, तो ऑप्शन ए। 63 भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है किस सदन में? तो ये केवल और केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से जिनमें से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? ये प्रस्ताव जो है आपका
किसके प्रस्ताव से? तो राज्यसभा के प्रस्ताव से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये पता ही उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उस सदन का वो सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के उस उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऐसे राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति थे, ये ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है। 67 तो पहले किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? यानी राष्ट्रपति बनने से पहले वो लोग उपराष्ट्रपति का पद संभाल चुके थे। तो 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये थे और आपके शंकर दयाल शर्मा, ये ऑलरेडी दोनों लोग जो थे आपके उपराष्ट्रपति का पद संभाल चुके थे। तो ऑप्शन बी होगा 1 और 4। नेक्स्ट है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य है तो वह भी अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये कथन सत्य है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 69। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 75। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य। ये गलत है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य हो सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निषेधाधीन होता है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। न तो एक और न दो ही सत्य है, तो डी होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? 74 तो भारत में मंत्रिपरिषद जो है वो विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण। तो ये थे आपके चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री को 76 जो है क्या? तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये आपका कथन सत्य है। ठीक, क्योंकि लोकसभा नहीं, राज्यसभा द्वारा भी चुना जा सकता है, संसद द्वारा तो कोई जरूरी नहीं है। लोकसभा में बहुमत पार्टी के द्वारा नामित किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो केवल और केवल ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? 77 एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले जवाहरलाल नेहरू हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, गुलजारी लाल नंदा भी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं। तो डी होगा उपरोक्त सभी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सही नहीं है? अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल का त्यागपत्र देते तो उसके बारे में कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? 78 तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, दोबारा नई सरकार भी बन सकती है। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? यह परिपाटी के रूप में, परंपरा के रूप में क्या पालन किया जाता है कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऑप्शन बी। भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। बिल्कुल नहीं, उच्च सदन तक भी है। ऑप्शन सी। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है 83। ये है आपका संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उप प्रधानमंत्री का
सृजन किया जाए या उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? 84 तो बजट, ये इसकी जगह क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ये ऑप्शन ए सत्य है। नेक्स्ट है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 86 और कौन सा कथन सही है ये बताना है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ये बात सही है आपका। संविधान में किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं रहे थे? 87 बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो चंद्रशेखर डायरेक्ट पीएम बने, कभी भी वो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं थे। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य क्या है? केंद्रीय सरकार का मुख्य है वो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं? तो भारत के केंद्रीय मंत्री कौन रहे हैं? तो वीपी सिंह भी हैं, आर वेंकटरमन भी हैं, वाई.वी. चौहान भी हैं और प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं। तो डी होगा 1, 2, 3, 4। अगर लिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री जो है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो है आपका कि अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक करता है। ये प्रधानमंत्री के बारे में कथन सत्य है। लाभ के पद का निर्णय यानी डिसीजन कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय का डिसीजन कौन करेगा कि लाभ का पद है कि नहीं है? 91 तो करेगा संघीय संसद। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत है और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, 74(3) के अनुसार नहीं है। 75(3) में आपका क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो ऑप्शन बी होगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखिए 93, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय संविधान में जो निम्नलिखित कथन है उस पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ये कथन सत्य है आपका। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री की प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण, बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो केवल एक सही होगा, दूसरा गलत है। 94 देखिए जरा कि अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? 94 तो स्पीकर की। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? 95 तो है लोकसभा के द्वारा। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है संसदीय शासन व्यवस्था में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन आपको बताना है। 97 केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, सत्य है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ये भी सत्य है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, ये भी कथन सत्य है। 1 और 2, 3 सभी कथन सत्य है। कैबिनेट का क्या तात्पर्य है? कैबिनेट का क्या अर्थ है? तो कैबिनेट का तात्पर्य है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ये लोकसभा के सदस्य के रूप में, लेकिन मनमोहन सिंह और एका दुक्का लोग, लेकिन आमतौर पर लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। बाकी मनमोहन सिंह हुए और एक और लोग, 2 लोग हुए, वो केवल राज्यसभा, लेकिन मनमोहन सिंह के अलावा जो भी राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्यकाल लिया उसका समय ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 कि संविधान मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और वह कौन सा अनुच्छेद है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है।
पूछता है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का कितनी बार प्रयोग हो, तो आप अनेकों बार लगा देंगे, लेकिन केवल एक ही बार हुआ है और किस अनुच्छेद में हुआ है, याद रखिए अनुच्छेद वो 352 में। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। ये है आपके भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री होता है क्या? तो भारत के प्रधानमंत्री की जो होती है क्या नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत का जो प्रथम विधि मंत्री थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो प्रधानमंत्री काल में अपने लोकसभा के सदस्य कौन थे? चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, आई के गुजराल और मनमोहन सिंह, ये सभी लोग राज्यसभा के सदस्य थे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 257 में। अगला प्रश्न देखिए कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर आपको प्रस्ताव लाना है तो कितने सदस्य संख्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 50 कम से कम 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 808 108 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए बनाया जाएगा बनाएगा। एक कथन सत्य है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कहीं बिल्कुल नहीं, ये राष्ट्रपति के नाम से की हुई कहीं जाएंगी। ऑप्शन दूसरा गलत है, पहला सत्य नहीं, केवल एक सत्य है। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? तो भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री की। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? 111 कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो इसको एलपीजी भी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जो उदारीकरण और निजीकरण और जो वैश्वीकरण है ये नीति किसके द्वारा घोषणा की गई? ये थे कौन प्रधानमंत्री थे उस समय? ये थे आपके नरसिम्हा राव। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेहद महत्वपूर्ण। 113 तो ये है आपका 113 का 91वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 114 कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है? बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी गलत होता है, ये गृह मंत्री होता है। ठीक तो एक और दो दोनों गलत है। ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपकी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष। यदि आप लोकसभा में सदस्य हैं तो 25 वर्ष, राज्यसभा में सदस्य हैं तो 30 वर्ष। इसलिए न्यूनतम सदस्य क्या? 25 वर्ष। संघीय कार्यपालिका का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? 116 तो संघीय कार्यपालिका का पुनर्गठन जो थी वो थी गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, एलबी लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थान,
और कर्मभूमि ये डिसमैच है राजीव गांधी से। निम्नलिखित में से कौन-सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन-सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? ये है आपका श्वेत पत्र। अब चलिए हम लोग संघीय विधायिका को देखते हैं जो केंद्र की विधायिका है। अब कार्यपालिका को देखा, अब हम विधायिका को देखते हैं। इससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और साथियों, प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप टीजीटी, पीजीटी या किसी भी स्टेट की पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चैनल से ज़रूर जुड़ना चाहिए। चलिए जल्दी से फिर इसको भी कवर कर लेते हैं कि भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार-बार अब आजकल ट्रेंड में ही पूछा जा रहा है, संसद किस-किस से मिलकर बनी है। तो भारतीय संसद एक तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो संसद का कौन भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति, बाकी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद के भाग हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है और इसमें सही कथन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये सत्य है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, इस संविधान में उल्लिखित है दोनों। तो 1 और 2 दोनों यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यानी ऑप्शन ए। 5वां प्रश्न देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होगी साधारण विधेयक के संबंध में होगी, याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन विधेयक नहीं, केवल और केवल साधारण विधेयक के मामले में। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 6, तो साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। ठीक, ऑप्शन ए, केवल साधारण विधेयक से संबंधित मामले में। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो करेगा अनुच्छेद 108 के अनुसार कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, तो भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है, सत्य है। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी, ये भी सत्य है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। तो तीनों कथन सत्य हैं, याद रखिएगा, तीनों कथन सत्य हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, अभी आगे प्रश्न रिपीट हुआ, तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। संयुक्त के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किस मामले में होगा? ये होगा कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ऑप्शन चौथा सही है, यानी ऑप्शन केवल डी सही होगा, केवल 4। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने के लिए पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, किस मामले में? यानी कोई विधेयक लाना चाह रहा है और उस विधेयक संबंधित सदन में लाने से पहले उसकी स्वीकृति सबसे पहले पूर्व में ही राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो ऐसा कौन सा मामला है ये आपको बताना है। तो जब नवीन राज्य के गठन संबंधित विधेयक हो, तब ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, या राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर, और धन विधेयक, इन 4 मामलों में जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो डी होगा उपयुक्त सभी। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, कब? तो संघीय संसद राज्य विषय पर भी कानून बना सकते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में हो, और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हित प्रस्ताव पारित करे तो भी। 4 मामलों में ये क्या संघीय संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, तो डी होगा सभी चारों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा कथन एक सही है? तीसरा क्वेश्चन,
या क्वेश्चन नंबर 13, तो धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, केवल केवल लोकसभा में ही, ऑप्शन डी। 14 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, कौन? तो ये बिना किसी राज्य की सहमति से संसद कानून बना सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? 15, ये देखिए चारों ऑप्शन इसमें डिसमैच है, कोई सभी सही है लेकिन गलत नहीं है, ठीक है। 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? ये भी वैसे ही है, छोड़ दीजिए इसको। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? अगर संचित निधि से धन निकालना है तो किसकी स्वीकृति अनिवार्य है, अनुमोदन किसका जरूरी है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत की संसद। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? 18, ये है आर्थिक कार्य विभाग। 19, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने में काम आती हैं? लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने में कौन सी विधियां काम आती हैं? 19, एक तो संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत करना, ये ठीक। विनियोग विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, ये भी सही है। अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान, ये भी सही है। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक एक नियतकालीन अथवा कम से कम मध्य वर्गीय पुनरावलोकन, ये गलत है। ये संसदीय नियंत्रण या लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, तो 1, 2, 3 और 5 यानी ऑप्शन ए, चौथा इसमें शामिल नहीं होगा। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित हैं और अनुच्छेद 110 विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो हम उसको बोलेंगे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है वो। यानी साधारण विधेयक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में शामिल नहीं किया गया है? कौन सा विषय धन विधेयक में शामिल नहीं किया गया है? तो जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए 22 कि भारत सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्व विभाग संसद के प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? बिल्कुल नहीं, राजस्व विभाग नहीं बल्कि अलग से वित्त मंत्रालय है। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत के संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता, ये कथन सत्य है। लोकसभा लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक। केवल 2 सत्य यानी ऑप्शन सी। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो अनुदान का अनुरोध, ठीक। नेक्स्ट है सामान्य वित्तीय विधान में चरण शामिल हैं। जो सामान्य वित्तीय निर्माण प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें कौन कौन से चरण शामिल हैं ये बताना है आपको। एक तो बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना और वित्त विधेयक को पारित करना। लेखानुदान इसमें शामिल नहीं होगा, तो ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3, 5।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 26। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 27। चूंकि देखिए अब ये पहले 333 में था, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक, छोड़ दीजिए इसको। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? ये बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव आपका 1952 में हुआ। नेक्स्ट है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई। ये ये तब तक बदले नहीं जाएगी तब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहले जनगणना नहीं होगी। तो ये वर्ष विशेष कौन सा है ये आपको बताना है। ये है 2026। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? ये क्वेश्चन भी बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये था 31वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। वर्तमान लोकसभा में देखिए 552 और 550 है, क्योंकि 2 आंग्ल भारतीय जो हैं उनको उसको हटा दिया गया, तो अब 550 आएगा। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर? तो ये है आपका 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में राज्यों को जो सीटें लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित हैं? तो आपकी क्या जनसंख्या के आधार पर। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर अभी हटा दीजिए, हट ही गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर किया जाएगा? तो ये 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधित्व के लिए मनोनीत कर सकता है? अब ये व्यवस्था नहीं है। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों में से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 37। तो ये है आपका 7वां और 31वां संविधान संशोधन। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी, अब थी है, भारत के राष्ट्रपति के पास थी, चूंकि वर्तमान में नहीं है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो लोकसभा का जो कोरम है उसकी कुल सदस्य संख्या है आपकी सदस्य संख्या का 1/, कुल सदस्य संख्या का 1/10, ऑप्शन डी। और लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या जो है आपकी 545 नहीं 543 हो गया है अब, 543। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल 41। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन सी। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान और विघटन के द्वारा समाप्त की जा सकती है। तो डी होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य है कि सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? 45। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही होगा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके अधीन? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार-बार पूछा जाता है आपसे। तो क्या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष पी.ए. संगमा थे।
स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। 48 यह है, यदि वो त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। 49 निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए जो प्राधिकृत है, यानी किसकी मंजूरी से होता है उसका अवसान, तो ये है आपके राष्ट्रपति। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने वाला जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है किस राज्य को? 51 ये है महाराष्ट्र को, 48 सीटें हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला प्रश्न देखिए कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? तो लोकसभा का कार्यकाल होने से पहले भी उसको भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, ये मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? 55 ये है आपका मध्य प्रदेश। निम्नांकित राज्यों में से अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित नहीं हैं? 56 ये है केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक और कर्नाटक तथा केरल। तो उपयुक्त डी होगा, उपयुक्त सभी। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? 57 अनुसूचित जाति, यहाँ केवल अनुसूचित जनजातियां हैं, तो ऑप्शन डी। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या सही नहीं है? तो है आपका कि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। बिल्कुल नहीं, ये ईसीआई के माध्यम से किया जाता है, निर्वाचन आयोग के माध्यम से। तो ये गलत कथन है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? 59 तो ये 70 लाख रुपए। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके क्या? कम से कम डी होगा, कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? 61 ये त्रिपुरा से। निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? 62 चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संसदीय लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? 63 ये है आपका उन्नाव। निम्न युगों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आंध्र प्रदेश में आपके 42 सीटें सत्य हैं, पंजाब में 13, पश्चिम बंगाल में 42, असम जो है ये डिसमैच है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? 65 तो ये होगा द्वितीय वाचन में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है 14 दिनों तक। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या जो है 250 है। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? यानी राज्यसभा का सभापति आप इसको कह सकते हैं। तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होगा, चेयरपर्सन जो होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होता है।
नेक्स्ट है राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को स्थायी सदस्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय है ही नहीं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लगभग क्या 6 वर्ष है और प्रति 2 वर्ष में इसके एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। तो डी। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। 73। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? जो चौथी अनुसूची है उसकी सही व्याख्या कौन करता है? तो है आपका इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? इसमें जो है वो है नहीं, जोशी साहब है। तो राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? 76। तो अपेक्षित आयु आपको पता ही 30 वर्ष है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? 78। तो ये अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो भारतीय संसद की वित्तीय समितियां कौन सी हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। डी होगा 1, 2, 3। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या यानी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो संसद को। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? 81। तो है आकलन समिति में। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 89 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो का इस रैंक से कम ना हो। 85। तो होगा उपाध्यक्ष। ठीक। डीएसपी। तो नहीं एसपी होता है, एसपी सॉरी एसपी होगा निरीक्षक। ठीक। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? स्थायी समिति के सदस्यों को किस अनुपात में लिया जाता है दोनों सदनों से? तो 86 का होगा क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय बंदों का लागू उपबंधित है? 87। ये क्वेश्चन विवादास्पद है, छोड़ दीजिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 ये आपसे पूछा जाता है, ये अधिनियम कब पारित हुआ? ये जरूर आप याद रखें। इनमें से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? 88। तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 89। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रम की समितियों से राज्यसभा के सदस्यों भी संबंधित होते हैं तथा जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। ये कथन सत्य है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। ये भी कथन सत्य है। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। सही है। 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य हैं। इनमें से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? 90।
तो ये है आपका CAG। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सत्य, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 सत्य, 1956 है ये। और 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्र नहीं, ये क्या है? पंचायती क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक? तो ये आपका सुमेलित नहीं हुआ। सत्य निरोध अधिनियम 1987 ये सही है। ए, बी और डी, सी इसमें डिसमैच है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ कब? ये हुआ आपका 26 अक्टूबर 2006, ये ज़रूर याद रखिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन के न्यायालय में से क्या उपधारित कर सकता है? ये होगा आपका दुष्प्रेषण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य। डी होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? यह है संरक्षण विभेद का सिद्धांत। इनमें से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो मीसा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है, किसका विस्तार है? तो ये संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दिशा में कौन उत्तरदायी होता है? 97, तो ये निदेशक, प्रबंधक और सचिव। डी उपयुक्त सभी। सूचना के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है। 99, यह एक विधिक अधिकार है। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 100, ये 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ है? तो ये आपका पारित हुआ है 2005 में। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। तो कौन सा इसमें प्रावधान शामिल नहीं है? तो है कि आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। ये गलत है। संसद में शून्यकाल का समय क्या है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है कि शून्यकाल का समय क्या है संसद में, 0 आवर क्या है? तो सुबह दोपहर दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, ठीक? या ये भी आता है कि प्रश्नकाल के बाद। प्रश्नकाल 11 से 12 होता है और जो आपका शून्यकाल होता है 12 से 1 होता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के बाद मुख्य कार्रवाई के बीच का समय। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित विषय संघीय बजट से है? तो है आपका कटौती प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ये स्थगन प्रस्ताव को। तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है? तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? ये होते हैं इनके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। तारांकित प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी 1 और 3 होगा। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनय जो विनियम विनियम नियम उपनियम उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या संसद द्वारा प्रत्यायोजित हैं उनका कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। 108, तो यह आपकी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। कितनी हो सकती है अधिकतम? तो ये 500 550 हो सकती है, संशोधित कर दिया गया है। तो डी होगा फिलहाल इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। 110,
ये हो सकती है 60 न्यूनतम और एकदम 500। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ये आधारित है आपका 1971 की जनगणना पर। किस राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है? 112। ये है उपयुक्त सभी में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, क्योंकि यहाँ तीनों में अनुसूचित मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ आरक्षण इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो जनसंख्या कम है और सीटें भी कम है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? अनुसूचित जनजातियों के लिए 113, तो ये होगा आपका मध्य प्रदेश। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल, ये समाप्त कर दीजिए इसको, और समाप्त हो चुका है ये प्रावधान। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो ये भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, वे कौन-कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 117, ये होंगे आपके दिल्ली और पुदुचेरी। संघीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो संघीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और संसद के दोनों सदनों में, ठीक, दिल्ली और पुदुचेरी के मामले में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा। तो डी होगा उपयुक्त सभी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो ये है, सत्र को अगर अवसान करना है तो राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान वर्ष में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जाता है, एक बार में 1 वर्ष के लिए। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? अब हम लोग आपातकालीन प्रावधान देखते हैं, जो कि आपके इमरजेंसी से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको जरा देख देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? पहला ही क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, तो अनुच्छेद 355 है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? तो ये क्या, संसद द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ? पेप्सवेनी, पंजाब में लागू किया गया। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष तक के लिए? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए लगाया जा सकता है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बेहद महत्वपूर्ण। तो ये है आपका के.एम. नाम्बियार ने कहा था। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। एक कब का? तो 1 माह के अंदर। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो ये होना चाहिए कम से कम 1 माह। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? किस परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो जब बाह्य आक्रमण हो, आंतरिक अशांति अब हटा दिया गया है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो और आर्थिक संकट हो। 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो अनुच्छेद 356 के तहत।
संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, ये सत्य है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है, ये कथन भी सत्य है। ठीक। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए, ये भी सत्य है। तो 1, 2, 4 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब? तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो जब विद्रोह हो, बाह्य आक्रमण हो और युद्ध, तब भी। तो डी होगा उपयुक्त सभी कारणों के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं है? तो ये है आंतरिक अशांति। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल का। इनमें से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है? क्वेश्चन नंबर 15। तो ये है भीमराव अंबेडकर। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होगा? तो होगा कि उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के सम्मुख आधार क्रमशः कौन कौन से हैं? तो क्या है आधारों? तो आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही 352 का प्रयोग किया जा सकता है और आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। ये आपको मैच करना है। 352 क्या है? तो 352 है आपका राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। 19 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक। और स्थानीय निकायों का भी विघटन, ये कोई जरूरी नहीं है। केवल 1 और 3 ऑप्शन बी। मूल अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20। तो अनुच्छेद 20 और 21। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान द्वारा जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए कि संसद के एक बार अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक प्रभावी बना रह सकता है? 22। तो कम से कम ये इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। वित्तीय आपात के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 23। तो इसके तीनों कथन सत्य हैं। अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकता है? 24। तो ये होगा 2 महीने तक। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये आपको बताना है। 25। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है जिसमें राज्य सरकार द्वारा जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करना राष्ट्रपति शासन का कारण बनता है। ये कथन सत्य है। 356 के तहत केंद्र सरकार के निर्देशों को राज्य सरकार द्वारा पालन करने की असमर्थता भी राष्ट्रपति शासन का आधार बनती है। ये भी सही है। पहला दूसरा सत्य है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियां ले ली जाती हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। पहला और दूसरा सत्य है, यानी ऑप्शन बी सत्य है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का उपबंध है? तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं, ऑप्शन सी।
अब हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका को। न्यायपालिका से संबंधित भी जो सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों चैप्टर्स को हम लोग देख लिए और इससे संबंधित देखिए लगभग आपके 10-12 प्रश्न तो ज़रूर आएँगे। इसलिए हम लोग इस मैराथन क्लास में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और साथ ही जो आपका ये आपातकाल प्रावधान है, उससे संबंधित प्रश्नों को शामिल किए हैं। चलिए जल्दी-जल्दी हम लोग इसको बतौर रिवीजन के रूप में हम लोग देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, केवल रिवाइज़ करना है। आपने जो भी पढ़ा उसको एक बार बतौर क्वेश्चन के रूप में रिवाइज़ कर लीजिए। तो समय भी आपके पास कम है, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वही हम लोगों की स्ट्रेटजी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पहला ही क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई है कब? तो भारतीय संविधान के द्वारा हुई है, याद रखिएगा। ठीक? भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? यानी सर्वोच्च न्यायालय ने अपना कार्य प्रारंभ कब शुरू किया? भारत में, ठीक? तो ये 28 जनवरी 1950 को। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इस समय 34 हैं, ठीक? 33 प्लस 1। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? ये किया जाता है आपका संसद के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो सीजेआई होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब होगी कितनी? 66। क्वेश्चन नंबर 6। तो उस समय 30 थे लेकिन वर्तमान में अब कितने हैं? 33 प्लस 1 34। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, कॉलेजियम प्रणाली है उसी के आधार पर। किस कानून द्वारा यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? 8वां प्रश्न देखिए, इस संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है, ठीक? अनुच्छेद 143 के माध्यम से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? 10, ये अनुच्छेद 122। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? 11, ये लोग कहीं भी किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। भारत में न्यायिक सक्रियतावाद किससे संबंधित है? तो भारत में जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो संबंधित है आपके जनहित याचिकाओं से, पीआईएल से। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है? यानी पब्लिक इंटरेस्ट रजिस्ट्रेशन जो हुआ वो कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? इसकी शुरुआत होती है आपकी यूएस से। पीआईएल है क्या? तो पीआईएल जो है आपका यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगला प्रश्न देखिए, जनहित याचिकाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जनहित याचिकाओं की शुरुआत की गई है न्यायिक पहल के द्वारा। जनहित याचिका यानी पीआईएल कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो ये कहाँ? उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। टीडीएसटी के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है? ये क्वेश्चन ही छोड़ दीजिए। भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है आपका न्यायिक व्याख्या। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे, ये गलत है। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक जाने जाते हैं, ये सत्य है। दूसरा सत्य हो केवल बी सत्य है। निम्नलिखित किस बात में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 20। उपयुक्त में से कोई नहीं, केशवानंद भारती मामले में है। न्यायिक पुनर्वलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। न्यायिक पुनर्वलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार क्या है? 21। यह है यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है? 22। तो इसका न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। न्यायिक पुनर्वलोकन प्रचलित है कहाँ? ये कहाँ प्रचलित है? तो ये
भारत और यूएस दोनों में। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। निम्नलिखित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? बेसिक स्ट्रक्चर थे केशवानंद भारती मामले में। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? तो ये केशवानंद भारती मामले में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, संसद द्वारा विधि बनाकर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। कि भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। किस मामले में? यदि वह ऐसी सलाह मांगता है तो तभी देता है। ऑप्शन 2 केवल बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश में प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है? एडमिनिस्ट्रेटिव जो जुडिशरी है, ये याद रखिएगा। प्रशासनिक न्यायालय याद रखिएगा कहाँ है? तो ये है आपके फ्रांस में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 कि संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसके अधिकारित्व वह है जो संविधान ने प्रदान बिल्कुल नहीं कर सकती है, तो पहला ही गलत है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित होता है। उच्च न्यायालयों की नहीं, ये भी गलत है। ठीक, तो दोनों न तो एक सही नहीं दो, ऑप्शन डी। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? ये केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है किसको? तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है या न्यायमूर्ति है, वो किसको अपना त्यागपत्र देंगे? वो देंगे भारत के राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो ये आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 34 भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु प्रावधान है। क्या प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, ये सत्य है। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। ठीक, तो 3 एक और 3 ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन से वाद आते हैं उच्चतम न्यायालय में? एक तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो, और 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो। 1 और 4, 35 का सी होगा 1 और 4। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 36 कि परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, सत्य है। और परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देशों पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है, ये भी सत्य है। 2 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? 38 ये है आपका गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य में। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? तो ये केवल और केवल संसद में है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 40 तो ये है आपका उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक, अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय में के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, तो ये किसके द्वारा? संसद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? कस्टोडियन कौन है? तो ये आपका कौन है? भारत का उच्चतम न्यायालय।
सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कब होती है? न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की कोरम नहीं होता है। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 44 ये है सर्वोच्च न्यायालय केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, हाई कोर्ट्स में नहीं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो यह है उसका मूल अधिकारिता के अंतर्गत। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सार्वसान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? पीठ में कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? तो होना चाहिए कम से कम 5। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? 47 ये है अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। 48 किस मामले में? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है? 49 तो इसमें जो सही कथन है वो यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। संविधान का कौन-सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? क्वेश्चन नंबर 50 बेहद बेहद महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 137। कोई भी संविधान संशोधन कानून और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधिक समक्ष समानता के अधिकार के भाग 3 को हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 52 कि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। किसको? ये दिया गया है संसद को। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। 53 ये है किसको? तो ये तभी जब वो ऐसे परामर्श के लिए राष्ट्रपति कहता है, अपने मन से नहीं। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते एवं पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है? 54 तो ये है आपका 221। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। 55 संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान प्रदान करे, बिल्कुल नहीं कर सकती है। 217 उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का दर्जा बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो न तो 1 और न ही 2। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 56 ये अनुच्छेद 13, 251 और 254 है। 57 न्यायपालिका प्रशासन की निरंकुशता पर कैसे अंकुश लगा सकती है? तो ये लोकपाल के माध्यम से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 58 कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और उन पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन बी। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? 59 ये है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। कैसे करेगा? तो यदि राष्ट्रपति ऐसा अनुमोदन करे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? 61 तो है आपका 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 62 ये आपको बताना है। तो उच्चतम न्यायालय न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं किंतु प्रशासनिक दृष्टि से वे स्वतंत्र होते हैं। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 63 तो ये सत्य है आपका। सिविल व आपराधिक मामलों में अपीलों को अंतिम सुनवाई करना, संविधान की अंतिम व्याख्या करना और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। तो तीनों कथन सत्य हैं। 1, 2, 3। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है कि
विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये हेराल्ड जोसेफ लास्की ने कहा। हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है, जैसा कि न्यायाधीश कहते हैं कि यह क्या कहता है, या जिस न्यायपालिका के विषय में ये कौन सा है। तो ये जेफरसन ने कहा था अमेरिकी न्यायालय के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। ये इनमें से किस विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी? 70। बेहद महत्वपूर्ण। मार्बरी बनाम मेडिसन, याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है, याद कर लीजिए एकदम। मार्बरी बनाम मेडिसन वाला मुकदमा याद रखिएगा, जो जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है। न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है? तो न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। फिर है संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम समिति के अध्यक्ष कौन थे? 72। ये थे वेंकट चलैया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय कौन करता है? ये सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। 74 लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है? कहाँ? ये आप दे सकते हैं उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। तो हमने इसमें इस वाले मैराथन क्लास में हमने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपातकाल से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए इसको आप देखिए और स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं जल्दी जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।